नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, बीपीएससी 3.0 एग्ज़ाम, टीजीटी और पीजीटी तथा आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर प्रश्न है, आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच बराबर होती है 1 से कम, अनंत, 1 से ज़्यादा, इनमें से कोई नहीं। तो आयताकार अतिपरवलय वक्र की लोच जो है वह इकाई के बराबर होती है, यह इकाई के बराबर होती है, जो यह बताता है कि उत्पादन बढ़ने पर एएफसी घटता है। उत्पादन बढ़ने पर औसत परिवर्तनशील लागत क्या होता है, घटता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र का आकार होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म की मांग वक्र का आकार एक्स अक्ष के समांतर होता है। मांग वक्र की आकार एक्स अक्ष के समांतर क्षैतिज होता है। तो क्षैतिज ए ऑप्शन में दिया गया है। मांग की लोच अनंत होती है और मांग की आड़ी लोच भी अनंत होती है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात की जाए तो परफेक्ट कंपटीशन बाजार वह बाजार है जहां क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा क्रेता एवं विक्रेता समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। मांग की आड़ी लोच अनंत होती है और मांग की लोच अनंत होती है तथा परफेक्ट कंपटीशन बाजार में क्रेता विक्रेता कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बाजार द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। कीमत ग्रहणकर्ता फर्म होती है। फर्म जो है कीमत ग्रहणकर्ता होती है। फर्म की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। सीमांत प्रतिस्थापन दर इकाई के बराबर होती है। साधन जो है पूर्णतः गतिशील होते हैं। बाह्य हस्तक्षेप का अभाव होता है। क्रेता एवं विक्रेता को आर्थिक सूचना प्राप्त होती है। प्रतिस्थापन की दर इकाई के समान होती है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में बहिर्गमन एवं प्रवेश की स्वतंत्रता होती है तथा अल्पकाल में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को सामान्य लाभ, असामान्य लाभ एवं हानि प्राप्त होती है, लेकिन दीर्घकाल में सिर्फ सामान्य लाभ प्राप्त होता है। परफेक्ट कंपटीशन में उत्पादक जो है अपनी क्षमताओं का पूर्ण विदोहन कर ले जाता है। तो यह परफेक्ट कंपटीशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे डी.आर. गाडगिल, पी.सी. महालनोबिस, नेहरू, वी.के.आर.बी. राव। तो राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष जो हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, मतलब बी ऑप्शन सही है। और अगर सदस्यों की बात की जाए तो डी.आर. गाडगिल, वी.के.आर.बी. राव जो है सदस्य थे। राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान की अगर बात की जाए तो सबसे पहला अनुमान 1867-68 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया था। इन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रति व्यक्ति 20 रुपया लगाया था, 20 रुपया बताया था। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब में इन्होंने इसका जिक्र किया है। और इसके बाद 1875 में एजे एटकिंसन तथा कर्जन, विलियम डिग्बी और सिराज ने भी राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने का प्रयास किया, लेकिन यह सब जो अनुमान थे यह अवैज्ञानिक थे। 1931-32 में डॉक्टर वी.के.आर.बी. राव ने वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने का प्रयास किया और उस समय पीसीआई 65 रुपये बताई। वी.के.आर.बी. राव ने 1931-32 में 1867-68 में 20 रुपये और 1931-32 में वी.के.आर.बी. राव ने 65 रुपये पीसीआई बताई थी। 1940-41 में यह पीसीआई बढ़कर कितनी बताई गई, 112 रुपये बताई गई थी।
इन्होंने बताया कि उत्पादन एवं आय विधि का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर क्या हुआ, 1949 में प्रशांत चंद्र महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय कमेटी का गठन किया गया, जिसके सदस्य DR गाडगिल, VKR राव को बनाया गया। कमेटी का उद्देश्य 1948-49 में भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना था। भविष्य में भारत की राष्ट्रीय आय का लगातार अनुमान लगाने के लिए सुझाव देने का कार्य था। राष्ट्रीय आय समिति ने नेशनल आय की या राष्ट्रीय आय की गणना के लिए CSO के गठन का सुझाव दिया। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के गठन का सुझाव दिया। इसी के सुझाव पर 1951 में CSO का गठन हुआ और 1953 से CSO ने कार्य करना प्रारंभ किया। अब CSO में कुछ परिवर्तन कर दिए गए हैं। CSO जो है राष्ट्रीय आय के संबंध में अपना अनुमान लगाता है। 1951 में इसका नाम CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था और 2015 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया। या CSO 1951 में भी था, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था और 2015 में CSO ही रहा जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो गया और 2020 में नाम बदलकर NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया और यह शहरी क्षेत्र में CPI का निर्माण करता है तथा इसका कार्य जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अनुमान लगाना, आर्थिक समृद्धि का अनुमान लगाना, बचत में वृद्धि का अनुमान लगाना, पूंजी निर्माण में वृद्धि का अनुमान लगाना था। NSSO की स्थापना की अगर बात की जाए तो NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1975 में की गई थी और इसका कार्य जो है सामाजिक आंकड़े इकट्ठा करना, गरीबी, बेरोजगारी और ग्रामीण क्षेत्रों में कीमत इकट्ठा करना, जिससे स्वतंत्र रूप से जो है सामाजिक डेटा को इकट्ठा किया जा सके। तो यार राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र की आय की गणना के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पाद विधि, व्यय विधि, सामाजिक लेखांकन विधि, आय विधि। तो कृषि क्षेत्र की आय की गणना के लिए उत्पादन विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन विधि ए ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन करने में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो उत्पादन उपभोग हो गया, उत्पादन हो गया, व्यय हो गया, आय हो गया। आयात और निर्यात विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 5 का सही आंसर डी है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, केन्स के रोजगार के सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था को उबारने का अंतिम उपाय क्या है? उपभोग है, निवेश मांग है, सरकारी व्यय है, सभी है। तो केन्स के रोजगार सिद्धांत में मंदी से अर्थव्यवस्था को निकालने का जो अंतिम उपाय है वह सरकारी व्यय है। मंदी से अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए केन्स राजकोषीय नीति के तहत सरकारी व्यय बढ़ाने का सुझाव देते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला MPC दिया गया है, तो गुणक का मान पूछ रहा है। तो MPC दिया गया है 1/m, MPC नहीं MPS दिया गया है, MPS हो जाएगा। तो 1/5 हो जाएगा, तो दशमलव हटा के 0 बढ़ा देंगे, 5 तो 2 आ जाएगा। इसका बी आंसर सही हो जाएगा 7 का। अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, केन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु क्या है? तो केन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु पूंजीवाद सिद्धांत है, उपभोग की प्रवृत्ति है, प्रभावपूर्ण मांग है, बचत की प्रवृत्ति है। तो प्रभावपूर्ण मांग हो जाएगी। 8 का सही आंसर सी है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण है। तो अगर प्रत्यक्ष करों के उदाहरणों की बात की जाए तो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण में जो वह कर होता है, प्रत्यक्ष कर जो जिस पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति टालता नहीं है ऐसे कर को। तो प्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जो कर जिस पे लगाया जाता है उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, वह किसी दूसरे पर टाला नहीं जा सकता है। जिस कर का कराघात एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो आयकर जो है प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। बाकी इसमें जो दिए गए कर हैं वह अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं, जैसे सीमा कर, उत्पाद कर, सीमा कर, उत्पाद कर और बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं। बाकी आयकर जो है प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है और प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल ही पूछा गया था। तो ए 9 का सही आंसर ए हो जाएगा। बाकी सीमा, सेवा, बिक्री, उत्पाद
मनोरंजन, जीएसटी, यह सब अप्रत्यक्ष कर के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है एलएम वक्र का ढाल होता है। तो एलएम वक्र का ढाल जो है वह धनात्मक होता है। बी सही है 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन ग्रेसम का नियम है, जब कीमत गिरती है तो मांग बढ़ती है। अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, 2 बार लिखा है नहीं, अच्छा सी में है नहीं कर देती है। तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, डी। ग्रेसम का नियम यही है कि बुरी मुद्रा चली मुद्रा को अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। क्या होता है कि जब बुरी मुद्रा को अर्थव्यवस्था से निकालने के लिए, खराब मुद्रा को अर्थव्यवस्था से निकालने के लिए अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा डाली जाती है, तो ऐसा कुछ समय बाद होता है कि नई मुद्रा का लोग संग्रहण करने लगते हैं और वह अर्थव्यवस्था से गायब हो जाती है और बुरी मुद्रा अर्थव्यवस्था में चलन में बनी रहती है। तो इस प्रकार से ग्रेसम ने इस को ध्यान से बारीकी से अध्ययन किया और बताया कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। 11 का सही आंसर डी है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन एच मुद्रा कहलाती है। हाई पावर मनी किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक, रिजर्व मुद्रा, आधार मुद्रा, रिजर्व मुद्रा और आधार मुद्रा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हाई पावर मनी, रिजर्व मुद्रा, आधार मुद्रा दोनों मुद्राएं कहलाती है। 12 का सही आंसर सी है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, सेबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। 13 का सही आंसर बी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? एलएम वक्र की आकृति निर्भर करती है। एलएम वक्र की आकृति किस पर निर्भर करती है? तरलता पसंदगी पर, मुद्रा पूर्ति पर, ए तथा बी दोनों पर, उपभोग की मात्रा पर। तो एलएम वक्र की आकृति जो है तरलता पसंदगी पर निर्भर करती है। तरलता पसंदगी और मुद्रा पूर्ति दोनों पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन आईएसएलएम विश्लेषण में मुद्रा पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होगा। तो आईएसएलएम विश्लेषण पे मुद्रा पूर्ति जब बढ़ेगी, तो आईएस कोई मतलब नहीं है, मुद्रा की बात की गई, मुद्रा पूर्ति जब बढ़ेगी तो एलएम दाईं ओर खिसक जाएगा, एलएम दाईं ओर खिसक जाएगा। तो यही सही हो जाएगा ए। अगला निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। निम्न चित्र में क्या बताया गया है? E1 से E तरफ, E0 से E1 की तरफ जब जाएंगे तो मुद्रा संकुचन होगा और मुद्रा विस्तार होगा। मुद्रा विस्तार होगा अगर नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ मुद्रा संकुचन होगा। तो ई से E1 की तरफ जा रहे हैं तो मुद्रा विस्तार है। 16 का सही आंसर ए है, यह मांग का विस्तार है। अगला उत्पादन फलन का सीधा संबंध किससे होता है? यातायात से, बैंकिंग से, कीमतों से, उत्पादन के साधन से। तो उत्पादन फलन का सीधा संबंध जो है उत्पादन के साधन से होता है। ए डी ऑप्शन सही है, उत्पादन के साधन। अगला 18 नंबर क्वेश्चन परा उत्पादन फलन का संबंध उत्पादन की किस अवधि से है? अति अल्प अवधि से, दीर्घ अवधि से, अल्पकाल से, अति दीर्घ अवधि से या दीर्घ काल से। तो परा उत्पादन फलन का संबंध जो है अति दीर्घ अवधि से है। अति दीर्घ अवधि बी ऑप्शन में दिया गया है। 18 का सही आंसर बी है। 19 काप डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच होती है 0, अनंत, 1, 2। तो काप डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। 19 का सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्पादन के साधनों की मांग होती है। तो उत्पादन के साधनों की मांग कैसी? व्युत्पन्न मांग, बाजार मांग, मौलिक मांग, मूलभूत मांग। तो उत्पादन के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग हो जाती है। 20 का सही आंसर ए है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत जड़ता की व्याख्या करने के लिए कोनेदार मांग वक्र का प्रयोग किया? पाल शिवजी, हाल एवं हिच, स्टिगलर, चैम्बरलिन। तो पाल एवं शिवजी ने अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत जड़ता की व्याख्या करने के लिए कोनेदार मांग की लोच का मांग वक्र का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से जो आरेख बनेगा इसी को कोनेदार मांग वक्र कहते हैं। पाल शिवजी ऑप्शन में दिया है और यह ऊपर का भाग अधिक लोचदार होता है और नीचे का भाग कम लोचदार होता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है और ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन पाल शिवजी, इसका आंसर हो जाएगा 21 का। अगला 22 नंबर लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक कौन है? सुम्पीटर, नाइट, क्लार्क, हार्ले। तो लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के अगर जनक की बात की जाए तो लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत के जनक लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत सुम्पीटर द्वारा दिया गया था। नवप्रवर्तन के जितने भी सिद्धांत हैं वहाँ प्रोफेसर सुम्पीटर द्वारा ही दिए गए थे। ये सही है।
लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत जे बी क्लार्क द्वारा दिया गया था। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत हम बता हो चुके हैं कि शुम्पेटर द्वारा दिया गया था। लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा दिया गया था। और लाभ का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत जे के मेहता ने दिया। लाभ का लगान सिद्धांत वाकर द्वारा दिया गया था। लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत हाले ने दिया और लाभ का संभाव्य विस्मय या अचंभा सिद्धांत साइकिल द्वारा दिया गया था। तो एक बार फिर से इनको जान लेते हैं कि लाभ के कौन से सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिए। तो लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत शुम्पेटर द्वारा दिया गया था। 22 का सही आंसर ये है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, लाभ का गतिशीलता या गतिशील सिद्धांत वालरा, जे बी क्लार्क, मार्शल, शुम्पेटर किसने दिया। तो लाभ का गतिशीलता सिद्धांत जे बी क्लार्क द्वारा दिया गया था। तो लाभ के सिद्धांतों में अगर लाभ की बात की जाए तो कुल उत्पादन का वह अवशेष जो भूमि, श्रम तथा पूंजी के पारिश्रमिक के बाद साहसी को उत्पादन क्रिया में प्राप्त होता है उसे लाभ कहते हैं। या कह सकते हैं कुल आय के उस भाग को लाभ कहते हैं जो कुल खर्चों को निकालने के बाद बचता है। लाभ के अर्थशास्त्र में विभिन्न सिद्धांत देखने को मिलते हैं जिनमें लाभ का प्रायोगिक या लाभ का गतिशीलता का सिद्धांत जे बी क्लार्क ने दिया। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पेटर द्वारा दिया गया। लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत नाइट द्वारा दिया गया। लाभ का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत जे के मेहता ने दिया। लाभ का लगान सिद्धांत वाकर ने दिया। लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत हाले द्वारा दिया गया। लाभ का संभावित विस्मय अचंभा सिद्धांत साइकिल द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसी उद्योग विशेष का सैनिक, किस उद्योग विशेष को सैनिक कहा जाता है। तो इसमें श्रम हो जाएगा आंसर। 24 का सही आंसर डी है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिश्चितता वहन करना ना कि जोखिम उठाना साहसी का प्रधान कार्य है। यह कथन किसका है। तो हाले का, नाइक का, शुम्पेटर का। तो मेहता का यह कथन नाइट का है। नाइट ने क्या कहा था, नाइट ने अनिश्चितता वहन का सिद्धांत दिया था, लाभ के अनिश्चितता वहन का सिद्धांत दिया था। तो लाभ से यहाँ 3 क्वेश्चन मिले। कौन सा, एक तो लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का जनक शुम्पेटर को माना जाता है। लाभ का गतिशीलता या लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत यह जे बी क्लार्क ने दिया। और यहाँ लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत नाइट द्वारा दिया गया था या नाइक द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा कि अनिश्चितता वहन करना ना कि जोखिम उठाना साहसी का प्रधान कार्य है, नाइक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र या वक्र में अपबचतें ज्ञात करो। अपबचतें इसमें कौन सी हैं। तो अपबचतें सी और डी हैं। सी और डी सी ऑप्शन में दिया गया। सी और डी जो है या सी और डी सही आंसर हो जाएगा।